नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सामाजिक अध्ययन यानी सामाजिक अध्ययन का हम सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। वैसे इसके पिछले वीडियो में हमने सेकंड चैप्टर पढ़ाया था, लेकिन मात्र उसमें हमने 7 क्वेश्चंस करवाए थे, कुछ बाकी के रह गए थे जो सेकंड पार्ट में आज हम करने वाले हैं। यानी इसके आगे के जो 7 क्वेश्चन के बाद जो 8वां नंबर क्वेश्चन आएगा वो हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। पर हो सकता है आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, उस पर आप जाकर उस वीडियो को निश्चित देख सकते हो। और हो सकता है अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं। और यदि आप क्लास 10 में पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा ये यूट्यूब चैनल है, क्योंकि इस पर मात्र यूट्यूब का एक ऐसा चैनल जिस पर 10th क्लास के ऑल सब्जेक्ट की स्टडी कराई जाती है। तो आपको ऑल सब्जेक्ट के जो भी वीडियो देखना है आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पर जाकर आप ऑल सब्जेक्ट के वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिएगा, आज का जो हमारा जो पार्ट है भारत के संसाधन, इसका हमारा 8वां क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्या है 8वां क्वेश्चन, देखिएगा आपके सामने। 8वां क्वेश्चन है हमारे सामने कि नीली क्रांति क्या है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, नीली क्रांति क्या है। वैसे मैंने आपको सभी टाइप से क्वेश्चन करवा दिए, श्वेत क्रांति, पीत क्रांति थी, नीली क्रांति भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये वैसे परीक्षा में आया नहीं अभी तक, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्यों कि इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं खालिस्तान या सत्य से विकल्प कहीं ना कहीं इससे पूछ लिए जाते, तो आपको पता भी होना चाहिए। तो देखिए नीली क्रांति क्या है। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। ये मैंने इसमें हर एक में इस टाइप की एक लाइनें लिखवाई है। ये लाइनें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये लाइन बिल्कुल याद रखना है। तो नीली क्रांति का संबंध किससे, मछली उत्पादन से। ये खालिस्तान बनता है, कभी कभार आता है नीली क्रांति का संबंध किससे, तो मछली उत्पादन से है। आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। देश में मछली उत्पादन में हुई वृद्धि को नीली क्रांति कहते हैं। मतलब देश में जो मछली उत्पादन की जो वृद्धि हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, नीली क्रांति कहते हैं। भारत का मछली उत्पादन में तीसरा बड़ा स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। देश में मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए विश्व बैंक की सहायता से एक परियोजना 5 राज्यों में लागू की गई है। मछली उत्पादन से भोजन की आपूर्ति बढ़ती है, पोषण आहार का स्तर ऊंचा उठता है और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं तथा विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार ये हमारी नीली क्रांति हो चुकी है ना। तो पढ़ लेना, इसको बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं विकल्प खालिस्तान जो पूछा जाता है। चलिएगा, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां नंबर क्वेश्चन हमारा आता है हमारे पास। देखिएगा 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि औषधीय उद्यान विधि के अंतर्गत, क्या कह रहा है, औषधीय उद्यान विधि के अंतर्गत कौन कौन सी फसलों का उत्पादन संभव है, लिखिए। यह क्वेश्चन आपका 2009 के 20 सेट में पूछा गया था। अथवा में क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि औषधीय उद्यान विधि के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। अथवा ये क्वेश्चन इस टाइप से भी है कि औषधीय उद्यान विधि कौन कौन सी है। तो यहाँ पर मैं जो आपको अथवा अथवा करके बता रहा हूँ, इसका मतलब आप कंफ्यूज ना हो। और बहुत ही सरल क्वेश्चन है, लेकिन बाय चांस ये 2009 में पूछा गया, हो सकता है अभी तक नहीं आया, लेकिन 2021 में अगर आ जाए तो बच्चे छोड़ के आ जाएंगे, क्योंकि बहुत ही सरल है, इसलिए मैंने इसको बताना उचित समझा। यानी एक ही बार पढ़ेंगे, एक ही बार में आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं औषधीय उद्यान विधि के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं। तो इसका आंसर हम पढ़ते हैं। नीचे आंसर क्या है, सबसे पहले लिखा है कि औषधीय उद्यान विधि के अंतर्गत निम्नलिखित फसलों का उत्पादन संभव है। तो कौन कौन सी फसल आती है हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला नंबर की फसल आती है हमारे पास फल। क्या याद रखेंगे हम, फल। तो बहुत ही सरल मैं आपसे बोल रहा हूँ, सिर्फ आप एक बार पढ़ ले जिसमें से याद हो जाएगा। पहले नंबर का आता है हमारे पास फल। भारत में उष्णकटिबंधीय फलों के अंतर्गत निम्न फसलों या निम्न फलों का उत्पादन किया जाता है, जैसे कि आम, केला, नींबू, अनानास, पपीता, अमरूद, चीकू, कटहल, लीची, अंगूर, अंजीर, अनार, आंवला आदि। तो जरूरी नहीं कि आप ये सब नाम याद रखें, जो भी आपको याद रहे वो लिखें। तो आप सबसे पहले याद रखें फल, यानी फल के रूप में क्या क्या चीज़ें आती है। तो आप लिख सकते हैं कि भारत में उष्णकटिबंधीय फलों के अंतर्गत निम्न फलों का उत्पादन किया जाता है, निम्न फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो हम लिख सकते हैं आम, केला, नींबू, आंवला, जो भी आप नाम याद रहे वो लिखे, जरूर नहीं पूरे नाम लिखे, ठीक चलेगा। इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या आता है, फूल। अगला क्या आता है, फूल। फिर देखते हैं भारत में फूलों की खेती परंपरागत ढंग से हो रही है, जिसके अंतर्गत कई प्रकार के फूलों का उत्पादन बढ़ा है। क्या बढ़ा है, जैसे कि गुलाब, ग्लेडियोला या ट्यूब रोज या कोसाद्रा आदि। यानी इस टाइप से फूल का नाम आप चाहे तो सिर्फ गुलाब भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पूरे नाम लिखने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ आप फूल के बारे में डिटेल लिख सकते हैं कि भारत में फूलों की खेती परंपरागत ढंग से हो रही है, जिसके अंतर्गत कई प्रकार के फूलों का उत्पादन किया जा सकता है। आप चाहे तो गुलाब, मोगरा और आगे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद तीसरा हम चलते हैं सब्जियाँ। अब क्या आता है तीसरे में, सब्जियां। तो भारत में कई प्रकार की सब्जियां उगाई जाती है, जैसे टमाटर, प्याज, बैगन, पत्ता गोभी, फूल गोभी, मटर, आलू, खीरा, यानी बहुत सारी प्रकार की। तो ये भी आप जानते हैं, बहुत आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चौथा नंबर का आता है मसाले। क्या आता है, मसाले। तो भारत
मसालों का घर कहा जाता है। यहाँ कई प्रकार के मसालों का उत्पादन किया जाता है, जैसे काली मिर्ची, इलायची, अदरक, लहसुन, हल्दी, ये हमारे घर में उपयोग आती है। तो आप इस टाइप से लिख सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे याद रखेंगे? फल, फूल, सब्जियाँ, 3 नाम तो ऐसे याद रखेंगे। फल के बारे में लिखना है, फूल के बारे में लिखना है, सब्जियों के बारे में लिखना है, लास्ट में मसालों के बारे में लिख देना। ठीक, तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आसान तरीके से बता पाएंगे। बहुत ही सरल था इसलिए मैंने बताया। ठीक है, चलिएगा बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 10वां नंबर का, खनिज किसे कहते हैं? क्या क्वेश्चन आता है आपका? खनिज किसे कहते हैं? और यह क्वेश्चन आपका 2012 में पूछा गया था। अथवा में ये क्वेश्चन इस टाइप से भी आया था कि मध्य प्रदेश खनिज संपदा का भंडार है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। ये क्वेश्चन आपका 2010 में पूछा गया था। अथवा में क्वेश्चन ऐसे आ चुका है कि खनिज पदार्थ का क्या महत्व, और ये क्वेश्चन आपका 2017 में आया था। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से कर ले। ठीक, पढ़ते चलो इसका उत्तर क्या है? खनिज। सबसे पहले हेडिंग डाले खनिज। धरातल के नीचे बहुत गहराई तक खोदकर बहुत से पदार्थ निकाले जाते हैं जिन्हें खनिज पदार्थ कहते हैं। ठीक है, ये तो आपका खनिज की डेफिनेशन यहाँ तक हो चुकी है कंप्लीट। ठीक, क्योंकि उन्होंने पूछा था खनिज किसे कहते थे, आपको इतना सा लिखना है ना। फिर उसके बाद में हम लिखेंगे कहीं कहीं ये पदार्थ भूमि के कटाव के कारण धरातल पर ही मिल जाते हैं। प्रकृति ने खनिज पदार्थों को पृथ्वी के गर्भ में बहुत नीचे इकट्ठा किया है। अधिकतर खनिज पदार्थ पुरानी चट्टानों में ही पाए जाते हैं। तो अगर मान लो अगर आपसे पूछते हैं बाई चांस खनिज पदार्थ कहाँ पाए जाते, तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर, मतलब थोड़ा सा और इतना सा आप बता सकते हैं, ये इतना सा और आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो आपका यहाँ तक भी चलेगा। यहाँ तक भी अगर इतना लिख देंगे तो चल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, चलेगा। इसके आगे हम पढ़ते हैं क्या है। आगे हम चलते हैं कि मध्य प्रदेश खनिज संपदा का भंडार है, ये हमसे पूछा गया था, तो हम इसके आगे लिखेंगे। तो मध्य प्रदेश खनिज संपदा का भंडार है, तो देखिएगा मैंने हेडिंग डाला है, हेडिंग में आप ऐसे डाल के लिख दें मध्य प्रदेश खनिज संपदा का भंडार। मध्य प्रदेश खनिज संपदा के मामलों में बहुत धनी है। धनी मतलब धनवान है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के हर भाग में खनिज पाया जाता है, अतः मध्य प्रदेश खनिज संपदा की दृष्टि से विशेष रूप में धनी माना गया है। मध्य प्रदेश के खनिजों में लोहा, अयस्क, मैग्नीशियम, बॉक्साइड, चीनी मिट्टी, चूना पत्थर, तांबा, हीरा, अबरक, टंगस्टन, ग्रेफाइट, सीसा, कोयला, है ना, आदि खनिज पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अतः हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। मतलब जो हीरा होता है उसको उत्पादन में मध्य प्रदेश कौन से स्थान है? प्रथम स्थान। ये आपका यहाँ पर विकल्प बन सकता है, खाली स्थान बन सकता है, तो आप अच्छे से याद कर ले। यहाँ पर क्या लिखना है आपको? हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है ना, इसलिए मध्य प्रदेश खनिज संपदा का भंडार कहा जाता है। अब यहाँ पर मैंने बहुत सारे आपको नाम बताए थे, जैसे कि लोहा, अयस्क, मैग्नीशियम, बॉक्साइट, तो इसमें जो जो याद रह जाए वो लिखना है, कोई जरूर नहीं पूरे लिखे आप, है ना। तो इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं। फिर आगे पढ़ते हैं, इसी में पूछा गया था कि खनिज पदार्थ का महत्व, तो हम इसके खनिज पदार्थ का महत्व पढ़ते। खनिज पदार्थ का महत्व क्या है देखिएगा, हेडिंग मैंने डाला है, इसी टाइप से आप परीक्षा में भी लिख कर आए। तो आधुनिक औद्योगिक उन्नति का आधार खनिज पदार्थ है। आधुनिक औद्योगिक उन्नति का आधार क्या है? खनिज पदार्थ ही है। कारखानों में लगी मशीनें, पानी पर तैरते जहाज, ऊंची इमारतें, विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र, सिक्के व हमारे उपयोग में आने वाली धातु से बनी सभी वस्तुएं खनिज पदार्थ की देन है। तो ये हमारा खनिज पदार्थ का महत्व हो चुका है। ठीक है, चलिएगा बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है आपका 11 नंबर का, ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोहे के उपयोग पर प्रकाश डालते हुए भारत में लोहा उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। और ये क्वेश्चन जो है आपका 2007 में और 2009 के सीसेट में पूछा गया था। बट अथवा में भी क्वेश्चन पूछा गया था, कैसे कि लोहे के प्रमुख उपयोग लिखते हुए भारत में लोहा उत्पादन क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। और ये क्वेश्चन आपका 2010 में पूछा गया था। अथवा में क्वेश्चन ऐसे आया था कि भारत में लोहा उत्पादन क्षेत्र में वितरण का वर्णन कीजिए। तो सब जगह है एक ही टाइप का, और ये क्वेश्चन आपका 2014 में और 2019 में पूछा गया था। लेकिन बच्चे 10th क्लास में ऐसे होते हैं जिनको अगर अथवा करके अगर क्वेश्चन दे दिया जाए तो वो नहीं कर पाते। तो मेरा फर्ज बनता है मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन बताऊं, कब कौन से सत्र में पूछे गए थे, तो आपको 2021 के एग्ज़ाम में कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिएगा इसका आंसर पढ़ते हैं। उत्तर क्या है देखिएगा, उत्तर है सबसे पहले आप लिखेंगे लोहे का उपयोग। तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है तो उसी टाइप से मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो सबसे पहले लोहे का उपयोग लिखेंगे। आधुनिक युग को लोहा युग के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग कई क्षेत्रों में किया जाता है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बार पढ़ने में याद हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें। तो पहले लिखेंगे कृषि के क्षेत्र में, मतलब लोहे से क्या क्या चीज़ें बनती है और हम क्या क्या इसका उपयोग कर सकते हैं, वही चीज़ें आपको इसमें लिखना है। तो पहला लिखेंगे कृषि के क्षेत्र में। तो बिल्कुल आपको पता है कि लोहे का उपयोग कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार किया जाता है। देखो कृषि के क्षेत्र में लोहे का उपयोग कृषि उपकरण को बनाने में किया जाता है। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आप सरल लिखते हैं। कृषि के क्षेत्र में लोहे का उपयोग कृषि के उपकरण बनाने में किया जाता है, जैसे कि हल, बीज बोने की मशीन व बीज काटने की मशीन तथा ट्रैक्टर ट्राली आदि हम लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा सेकंड नंबर का हम लिखेंगे
परिवहन के क्षेत्र में। परिवहन का क्षेत्र मतलब ये होता है आवागमन में जो हम सवारी को लाते ले जाते हैं तो वो परिवहन कहलाता है ना, यानी व्यक्तियों को लाने ले जाने के लिए जो सुविधाएं जनक जो भी हमारे पास चीज़ें होती हैं उन सबको परिवहन कहते हैं, है ना। तो क्या क्या लिखेंगे, देखो परिवहन के क्षेत्र में लोहे का उपयोग परिवहन के साधनों को बनाने में किया जाता है। परिवहन के क्षेत्र में लोहे का उपयोग परिवहन के साधनों को बनाने में किया जाता है, जैसे कि बस, ट्रक, हवाई जहाज, रेल, है ना, आदि हम लिख सकते हैं। तीसरा आता है घरेलू उपकरण के निर्माण। अब घरेलू उपकरण में क्या क्या लोहे का उपयोग, जैसे कि घरेलू उपकरणों के निर्माण में भी कई प्रकार से लोहे का उपयोग किया जाता है, जैसे घरेलू बर्तन, कुर्सी, टेबल, मेज आदि हम लिख सकते हैं। तो ये बहुत सारा। तो इनके सामाजिक अध्ययन में आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको मेन पॉइंट याद करना रहता है, बाकी तब थोड़ा सा मन से लिख सकते हैं। जैसे कृषि के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में लोहे का उपयोग कर सकते हैं हम। उसके बाद में घरेलू उपकरण के निर्माण में, तो ये अभी मैंने आपको पढ़ के बताया। इसके बाद चौथा आता है निर्माण के क्षेत्र में। इस टाइप से आप पॉइंट टू पॉइंट ये कर सकते हैं और फिर मन से लिख सकते हैं, ठीक है। तो निर्माण के क्षेत्र में क्या लिखेंगे कि निर्माण के क्षेत्र में लोहे का उपयोग विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य में किया जाता है, जैसे कि पुल बनाना, भवन बनाना, सड़क बनाना, रेल लाइन बनाना आदि। आप जानते हैं लोहे से बनता है, तो इस टाइप से आप इसका बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हैं। चलिएगा आगे पढ़ते हैं, इसमें और क्या पूछा गया था। चलिएगा आगे आता है आपका लोहे, भारत में लोहे उत्पादन क्षेत्र, मतलब भारत में लोहा उत्पादन क्षेत्र या वितरण। ये बिल्कुल हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्वेश्चन जैसे पूछा गया तो इस टाइप से बिल्कुल आपका मैंने आंसर यहाँ पर तैयार किया है। तो हम लिखेंगे भारत में लोहा उत्पादन क्षेत्र या वितरण। बात एक ही है, ध्यान रखना आपको, है ना। तो भारत में लोहे की खदानों को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो कौन कौन सी खदानें, इनको इस टाइप से अपन ने विभाजित कर दिया है। पहला आता है आपका उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, झारखंड राज्य के सिंह भूमि। थोड़ा सा ये आपको कठिन पड़ेगा, लेकिन याद तो करना पड़ेगा, तो थोड़ा थोड़ा आप कर लेना, एक दो लाइन भी चल जाएगी, लेकिन करना जरूरी भी है ना। तो देखिए उत्तरी पूर्वी, सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि जो इनकी मेन हेडिंग है वो आप पहले याद रखें। तो मेन हेडिंग के आधार पे आप इसके अंदर डिटेल थोड़ा थोड़ा लिख देंगे। अगर आपको एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन भी अगर आप लिख देते हैं बिल्कुल आपको चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, और आपको नंबर मिलेंगे। सामाजिक अध्ययन में अक्सर ऐसा ही होता है, आप टेंशन न करें ज़्यादा, है ना। तो पहला पॉइंट क्या आता है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। तो हम लिखेंगे झारखंड राज्य के सिंह भूमि की प्रसिद्ध लोहा खदानें मोहनपुर, बूढ़ा बुरु, गुआ और नोआ मुंडो है। इसी प्रकार उड़ीसा के मयूरभंज जिले की प्रसिद्ध लोहा खदानें सलाईपट तथा बादाम है। मैंने यहाँ पर बहुत ही सरल लिखने का प्रयास किया, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो कठिन तो है पर अब याद ही करना पड़ेगा, उस नाम को अपन चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। चलेगा, इसका आप पढ़ते हैं अपन सेकंड नंबर का। तो सेकंड नंबर का क्या आता है देखिएगा। सेकंड नंबर भी वो ही मैंने बोला, आपको नाम याद रखना, कोई दिक्कत नहीं। मध्य भारत क्षेत्र काय में बांटा गया है, मध्य भारत क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में गोवा, मध्य प्रदेश के जबलपुर, बालाघाट, रायगढ़, बिलासपुर आदि में लोहे का भंडार है। छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले की दल्ली क्या लिखा है, दिल्ली नहीं है, दल्ली है, ध्यान रखना, दल्ली व राजहरा, क्या लिखा है, राजहरा एवं राऊ घाट की खदानें प्रसिद्ध है। राजस्थान के अरावली क्षेत्र, उदयपुर व भीलवाड़ा, डूंगरपुर व बूंदी जिले में भी लोहे की खदानें हैं, ठीक। चलेगा आगे बढ़ते। 30 नंबर का क्या है इसका, 30 नंबर का है प्रायद्वीपीय, क्या लिखा रहा, 30 नंबर का लिखा रहा प्रायद्वीपीय क्षेत्र। प्रायद्वीपीय क्षेत्र क्या है, कर्नाटक के चिकमंगलूर, बल्लारी, उत्तर कन्नड़ तथा चित्रदुर्ग जिलों में, तमिलनाडु के सेलम तथा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में लोहे की खदानें हैं। और इसका चौथा है आपका अन्य क्षेत्र, मतलब 3 क्षेत्र तो आपका गया, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, मध्य भारत क्षेत्र और प्रायद्वीपीय क्षेत्र। अगला आता है अन्य क्षेत्र, मतलब इनसे अलग हटके अन्य क्षेत्र में क्या क्या लिख देंगे हम कि हरियाणा के महेंद्रगढ़, हिमालय प्रदेश के मंडी, उत्तरांचल के गढ़वाल एवं नैनीताल, केरल के जम्मू व कश्मीर में तथा उधमपुर जिलों और नागालैंड में भी लोहे की खदानें हैं। तो ठीक है, इस टाइप से आप जैसे तैसे याद करें, लेकिन इनका मेन पॉइंट जरूर आप याद रखें। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है 12वें नंबर का, खाद्यान्न फसलों से क्या तात्पर्य, क्या लिखा रहा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अभी कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे से याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। खाद्यान्न फसलों से क्या तात्पर्य, खरीफ व रबी की फसलों में अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा में क्वेश्चन ये ऐसे बन सकता है, रबी और खरीफ की फसलों में कोई 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। और ये क्वेश्चन आपका 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। अथवा में क्वेश्चन ऐसे आया था कि रबी और खरीफ की फसलों में कोई 5 अंतर स्पष्ट कीजिए, ये आपका 2019 में पूछा गया था। अथवा में क्वेश्चन ऐसे भी आया था, खरीफ और रबी की फसल
रवि मतलब खरीफ और रवि की कोई तीन तीन फसलों के नाम लिखे, सिर्फ फसलों के नाम लिखना था। और ये क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा गया था। तो गौर से देखिए आप, 18, 19 और 20 लगातार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो यानी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो मैंने बहुत सारे अथवा करके लिखवाए, या ना कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। तो आपको सभी टाइप से याद होना चाहिए, है ना। तो चलिएगा, इसका अब हम आंसर पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे खाद्यान्य फसलें। तो खाद्यान्य फसलें क्या क्या होती है, पहले तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं आपको वैसे बता दूं, खाद्यान्य फसलें मतलब जिसको हम खाते हैं, क्या कहते हैं हम, जिसको हम खाने में उपयोग लेते हैं, वो सभी फसलें क्या कहलाती है, खाद्यान्य फसलें कहलाती है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे, जैसे मैंने डाल रखा खाद्यान्य फसलें। तो वे फसलें जिनका उपयोग मुख्य रूप से भोजन के लिए किया जाता है, खाद्यान्य फसलें कहलाती है। कितना सरल है, वे फसलें जिनका उपयोग मुख्य रूप से भोजन के लिए किया जाता है, खाद्यान्य फसलें कहलाती है। जैसे कि चावल, गेहूँ, ज्वार, मक्का, बाजरा, चना, अरहर या तुअर, अरहर को हम तुअर भी कहते हैं, एवं अन्य दालें। तो आप जो जो नाम रह जा बिल्कुल आप याद कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मतलब जो हम खाने में उपयोग करते हैं हम सब, वो खाद्यान्य फसलें कहलाती है। अब हमने इसमें अथवा में लिखा था फसलों के मतलब वो खरीफ की फसलें और रबी की फसलों में अंतर लिखिए। तो देखो इसमें अंतर बहुत अच्छे से मैंने लिखा है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक साइड में लिख देंगे यहाँ पर ये खरीफ की फसलें, तो मैंने लिखा, एक साइड लिखेंगे रबी की फसलें, थी मैंने आपको लिख दिया। इस टाइप से आप लिखना है। अब देखिएगा पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या आता है, नंबर 1 में खरीफ, ये फसलें वर्षा ऋतु में बोई जाती है। तो मैं सबसे सरल आपको एक तरीका बता देता हूँ। खरीफ की फसलें याद रखेंगे तो रबी की फसलें ऑटोमेटिक याद रह जाएगी। अब देखो खरीफ क्या होता है, रबी क्या, थोड़ा मैं आपको समझा भी दूँ कि रबी का मतलब ये होता है सूर्य। यहाँ पर रबी का मतलब मैं आपको हल्का सा समझा रहा हूँ कि सूर्य, सूर्य मतलब जैसे कि बरसात टाइम होता है, तो बरसात टाइम सूर्य बहुत कम निकलता है, यूँ मान के चले हम। लेकिन बरसात जैसे खत्म हो जाती है 4 महीने के, उसके बाद में सूर्य डेली निकलता है और कोई बरसात नहीं होती है। तो आप ये ध्यान रखें थोड़ा सा हल्का फुल्का कि खरीफ का मतलब बरसात के टाइम होने वाली फसलें, वो खरीफ की फसलें कहलाती है। और जैसे बरसात निकल जाती है उसके जस्ट बाद जो फसलें बोई जाती है, जो आती है, उनको हम कहते हैं रबी की फसलें बोलते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से याद रखना। और पहला पॉइंट देखिएगा इसका कितना सरल है कि ये फसलें वर्षा ऋतु में बोई जाती है। तो मैंने आपको बताया खरीफ यानी बरसात के पहले जो फसल बोई जाती है उनको हम क्या बोलते हैं, खरीफ की फसलें। तो पहला पॉइंट लिखेंगे ये फसलें वर्षा ऋतु में बोई जाती है, और इधर लिखेंगे रबी की फसलें, ये फसलें शरद ऋतु में बोई जाती है। अब शरद ऋतु से मतलब ये होगा कि हम जानते हैं अगर मान लो इसको हम बरसात के पहले बोएंगे, तो जैसे इन फसलों को काट देंगे, खरीफ की फसल जो कट जाएगी उसके जस्ट बाद हम क्या बोलते हैं, रबी फसलें बोएंगे। मतलब क्या, शरद ऋतु, शरद ऋतु मतलब ठंड के टाइम इसको बोया जाता है ना। तो हम यह कह सकते हैं, पहला पॉइंट बहुत अच्छे से आप याद करें, कोई दिक्कत नहीं, सरल ये फसलें वर्षा ऋतु में बोई जाती है और ये फसलें शरद ऋतु में बोई जाती है। इसके बाद में ये फसलें वर्षा पर निर्भर करती है। तो देखिए आपको जो खरीफ की फसलें होती है वो काय पर निर्भर करती है, वर्षा के ऊपर डिपेंड करती है। भाई सही बात है, जब तक बरसात नहीं हुई जब तक हमारी बोनी नहीं होती, और जैसे बरसात हो जाती है हमारी बोनी स्टार्ट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये फसलें वर्षा पर निर्भर होती है और ये वाली फसलें सिंचाई पर निर्भर होती है। जो मतलब रबी की फसलें वो सिंचाई पर निर्भर करती है, मतलब जैसे हमारे कुएँ, तालाब या हम ट्यूबवेल से जैसे पानी लेते हैं उस टाइप से ये निर्भर करती है। अगला था इन्हें पकने में कम समय लगता है। देखो खरीफ की फसलें को बहुत जल्दी, मतलब ये बहुत जल्दी आ जाती है, इन्हें पकने में ज़्यादा समय लगता है। लेकिन और जो रबी की फसलें होती है इन्हें पकने में अधिक समय लगता है। हम लिख सकते हैं इन्हें पकने में कम समय लगता है, इन्हें पकने में अधिक समय लगता है। इसके बाद में चौथा पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पर इन फसलों को अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। यानी अक्टूबर नवंबर से मतलब वही ठंड के टाइम, और इसको इन फसलों को मार्च अप्रैल में काटा जाता है, जहाँ पर गर्मी की छुट्टी के लगभग समथिंग इसको काट लिया जाता है। पाँचवा लिखते हैं प्रमुख फसलें। अब देखो एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया था 2020 में कि खरीफ की 3 फसलों के नाम और रबी की 3 फसलों के नाम। तो ये फसलों के नाम आप लिख सकते हैं। तो प्रमुख फसलें क्या क्या हो जाएगी आपकी, नंबर 1 पे लिखेंगे आप सोयाबीन, मक्का, मूंगफली, तिल्ली, चावल, ज्वार, बाजरा, गन्ना, कपास आदि। यानी इसमें से कोई सा भी जो भी आपको नाम रहता है, तो नाम याद रह जाए, वो आपको खुद को पता होना चाहिए कि जो बरसात के पहले जो फसल बोई जाती है वो सोयाबीन होती है, मक्का होती है, मूंगफली होती है, तिल्ली होती है, ज्वार होती है ना। इस टाइप से आप आराम से लिख सकते हैं। और इधर लिखेंगे प्रमुख फसलें गेहूँ, चना, धना, जौ, तंबाकू, आलू, मटर, मतलब आज जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। 2-3 नाम काफ़ी है, मैंने बहुत सारे नाम लिख दिए, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 13 नंबर का। क्या क्वेश्चन आता है आपका 13 नंबर का? क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान को स्पष्ट कीजिए। और ये क्वेश्चन आपका 2009 के ए साइड में, डी साइड में एंड 2013 में और 2015 में पूछा गया था। यानी कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। अथवा क्वेश्चन ये ऐसे बन सकता है, कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्यों कहा जाता है। अथवा ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, कृषि भारत की आत्मा है और भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है, समझाइए। यानी इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिएगा इसका आंसर लिखते हैं। आंसर क्या है, चलिएगा इसका आंसर लिखते हैं। आंसर क्या है, कृषि हमारा प्राथमिक व्यवसाय है, या इसमें फसलों की खेती तथा पशुपालन दोनों ही सम्मिलित है। मतलब जो कृषि होता है वो हमारा प्राथमिक व्यवसाय, इसमें फसलों की खेती तथा पशुपालन होता है। व्यवसाय मतलब प्राथमिक व्यवसाय का मतलब ये होता है खेती एक ऐसा हमारे पास है जिससे कि हम
हम पढ़ने के बाद में यदि बाई चांस हमारी नौकरी नहीं लगती है, यदि हम बेरोजगार हैं, तो हमारा सबसे प्राथमिक व्यवसाय क्या हो जाएगा, हमारा कृषि। मतलब कृषि को हम यानी खेती करके भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। इसके आगे पढ़ते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान व योगदान निम्न रूप में देखा गया है। तो क्या क्या है, ये पॉइंट आपको याद करना है, ये सबके आंसर एक ही में हो गए। तो देखिएगा, बहुत ही सरल, कोई दिक्कत नहीं। पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट आता है, भारतीय कृषि से संसार की लगभग 17% जनसंख्या का भरण पोषण हो रहा है। मतलब जो भारतीय कृषि है उससे संसार की लगभग कितनी 17% जनसंख्या का भरण पोषण हो रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है कि भारतीय कृषि में देश की लगभग 2/3 श्रम शक्ति लगी हुई है, जिसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को रोजगार मिल रहा है। तीसरा आता है कि देश में वस्त्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कच्चे माल कृषि से ही मिलते हैं, जैसे कि कपास, जूट, रेशम, ऊन आदि। फिर चौथा आता है, भारतीय कृषि देश की बढ़ती जनसंख्या का भरण पोषण कर रही है। कृषि पदार्थों से ही भोजन में कार्बोहाइड्रेट, संतुलित आहार हेतु प्रोटीन, वसा, विटामिन आदि प्राप्त होते हैं। कितना सरल है, आप मन से लिख सकते हैं, ठीक है। चलेगा, बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 15 नंबर का। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। अभ्रक के कोई दो उपयोग लिखिए, और ये क्वेश्चन आपका 2016 में पूछा गया था। अथवा में क्वेश्चन ऐसे भी आया था कि अभ्रक क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं, इसके दो उपयोग लिखिए। यदि 2 नंबर क्वेश्चन है तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, जैसे अभ्रक क्या, इतना सा पूछ सकते हैं, ये कहाँ पाया जाती है, अभ्रक कहाँ पाया जाता है, ऐसा पूछ सकता है, या इसके दो उपयोग लिखिए, इस टाइप से कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको सभी टाइप से याद होना चाहिए। तो इसका आंसर लिखते हैं, आंसर देखिएगा। अभ्रक, सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे अभ्रक। ये पुरानी, क्या लिखा रहा है, ये पुरानी कायांतरित शैलों में पाया जाता है। मतलब अभ्रक कहाँ पाया जाता है, पुरानी कायांतर शैलों में पाया जाता है। ये परतदार, हल्का एवं चमकीला होता है। मतलब अभ्रक किस टाइप का होता है, परतदार, मतलब परत जैसे चढ़ी होती है, हल्का तथा चमकीला होता है, जिसे अभ्रक के नाम से जाना जाता है। नीचे लिखा हमने भारत में अभ्रक, यहाँ से लिखा देखिएगा कि भारत में अभ्रक मुख्यतः बिहार, कहाँ पाया जाता है, आप देखिएगा। एक तो बिहार में पाया जाता है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान व कर्नाटक राज्य से प्राप्त होता है। तो हमसे पूछा गया था कि ये कहाँ पाया जाता है, हम लिख सकते हैं कि भारत में अभ्रक मुख्यतः बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान व कर्नाटक राज्य से प्राप्त होता है या मिलता है। राजस्थान में मिलता है, इस टाइप से हम मतलब कर्नाटक राज्य में मिलता है, इस टाइप से हम लिख सकते हैं। फिर नीचे लिखा है, भारत का 60% अभ्रक बिहार और झारखंड से मिलता है। यानी भारत का जो 60% अभ्रक होता है कहाँ से मिलता है, बिहार और झारखंड से मिलता है। अब इसके बाद में इसमें उपयोग भी पूछा गया था। उपयोग देखिए नीचे क्या है। उपयोग आता है आपका पहला, औषधि बनाने में अभ्रक का उपयोग किया जाता है, बिजली के संचालन में, टेलीफोन में, रेडियो में, वायुयान में और मोटर परिवहन में। तो मैंने 6 पॉइंट लिखे, इसमें से 2 या 3 लिखना है, क्योंकि उन्होंने 2 या 3 से ज़्यादा पूछा नहीं, ठीक। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर के पठार को विश्व का खनिज आश्चर्य क्यों कहते हैं, समझाइए। और ये क्वेश्चन आपका 2009 के ए सेट में एंड 2010 में पूछा गया था, है ना। तो चलिएगा, इसका आंसर पढ़ते हैं कि छोटा नागपुर के पठार को विश्व का खनिज आश्चर्य कहा जाता है, क्योंकि यह खनिज पदार्थों की दृष्टि से बहुत धनी क्षेत्र है। धनी मतलब धनवान है। भारत का लगभग 40% खनिज पदार्थ यहीं पाया जाता है। यह क्षेत्र बिहार राज्य के दक्षिण भाग, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है, जो भारत के लगभग मध्य भाग में है। जो भारत के कहाँ पर, मध्य भाग में है। फिर इसके आगे लिखा है, छोटा नागपुर का पठार प्राचीन कठोर शिलाओं का होने से यहाँ अनेक प्रकार के धात्विक खनिज का भंडार मिलता है। यहाँ मैग्नीज, बॉक्साइड, अभ्रक, तांबा, क्रोमाइट तथा चूने का पत्थर आदि खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इसलिए छोटा नागपुर के पठार को भारत का खनिज हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। ध्यान रखना, छोटा नागपुर को विश्व का खनिज पदार्थ क्यों, मतलब खनिज आश्चर्य क्यों कहा जाता है, तो इसके साथ साथ यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, हम खनिज हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना, कभी कभार इस टाइप से पूछा सकता है। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट होता है। यानी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर से रिलेटेड पूरे टोटल क्वेश्चन मैंने बता दिए। मुझे 99 क्या 101% विश्वास है कि इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आप अच्छे से इसको कर ले। यदि मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं, ताकि हर एक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। पूरा वीडियो देखने व सुनने के लिए थैंक्स। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।